हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इससे पीछे के वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का क्रिएशन करते हैं। इसके अंदर आपके मेन 3 स्टेप्स बताए गए थे कि जो आपका डिज़ायरेबल डीएनए है उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसको होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करना थ्रू द क्लोनिंग वेक्टर, और होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद उसको वहाँ पे मेंटेन रखना। मतलब जब भी होस्ट का सेल मल्टीप्लाई करेगा, डिवीज़न करेगा, तो वो जो आपकी डिज़ायरेबल डीएनए था जो आपने होस्ट के अंदर डाला है क्लोनिंग वेक्टर के थ्रू, वो भी मल्टीप्लाई करना चाहिए और आपसे वो सेल डिवीज़न के बाद जो नए सेल बनेंगे उसके अंदर भी वो ट्रांसफ़र होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर अलग अलग टूल्स कौन से हैं जो हम यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी नो दैट फोरेंसिक डिस्कशन फॉरगोइंग डिस्कशन दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली इफ़ वी हैव द की टूल्स। अब तक की हम जो डिस्कशन कर चुके हैं उसके अंदर हम ये जान चुके हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसके लिए हमें को कुछ टूल्स चाहिए, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए। आपको पिछले वीडियो में बताया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं। ऐसे एंजाइम्स जो कि डीएनए को कट करेंगे, इसको हमने कहा था मॉलिक्यूलर सीजर्स। क्या चाहिए? पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए जो डीएनए की सिंथेसिस करवाएगा। लाइगेज चाहिए, डीएनए लाइगेज, जो कि डीएनए को दो डीएनए को आपस में ज्वाइन करवाता है। वेक्टर्स चाहिए। वेक्टर्स क्या होते हैं? तो जो आपका डिज़ायरेबल डीएनए है उसको होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करना है तो क्लोनिंग वेक्टर चाहिए। और लास्ट में एक होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो ये क्या है? कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब टूल्स हैं ये जो आपके जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज और वेक्टर एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। In the year 1963, the two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. E. coli क्या है? एक बैक्टीरिया है, और ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर क्या आइसोलेट किए गए थे? 2 एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया था जो कि क्या करते हैं? जब कोई बैक्टीरियोफाज आपको याद हो, हमने पढ़ा हुआ है बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं। कोई भी वायरस हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसको हम कह देते हैं बैक्टीरियोफाज। तो 2 ऐसे एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया ई कोलाई से, जो कि ये जो बैक्टीरियोफाज हैं इनकी ग्रोथ को रोकते हैं। जब भी कोई आपका ये जो वायरस है वो किसी बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है, वो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ब्रेक कर देते हैं। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए वाइल द अदर कट द डीएनए। इसमें से एक जो एंजाइम था वो क्या करता है? वो मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है, कोई भी मिथाइल ग्रुप को डीएनए के साथ ऐड करता है, और दूसरा क्या करता है? डीएनए को कट करता है। तो ई कोलाई के अंदर 1963 के अंदर 2 एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया। उस एंजाइम्स में से एक का फंक्शन क्या था कि डीएनए के साथ मिथाइल को ऐड करना, और दूसरे का फंक्शन क्या था कि वो डीएनए को कट करना। एक बात याद रखना है कि जो डीएनए के साथ मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है वो डीएनए कट नहीं हो पाता। जैसे कि ये कोई बैक्टीरिया है, बाहर से जेनेटिक मटेरियल आया वायरस का, तो इस वायरस के पास मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया ने क्या किया है? जो खुद का जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया है। इसी कारण वो जो दूसरा एंजाइम है जो कि डीएनए को काटेगा वो सिर्फ उसी डीएनए को ब्रेक करेगा जिसके पास मिथाइल ग्रुप नहीं है। इस कारण जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है वो बच जाता है, और जो बाहर से वायरस कोई एंटर हो रहा है उसका जेनेटिक मटेरियल कट हो जाता है। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है बैक्टीरिया का, जिसके अंदर वो अलग अलग एंजाइम्स को क्रिएट करता है जो डीएनए को कट करते हैं। ये जो एंजाइम्स हैं इनको लास्ट में नाम दिया गया, द लेटर वॉज कोल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। जो ये जो एंजाइम है जो डीएनए को कट कर रहा था उसको हमने कह दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन मतलब वो रेस्ट्रिक्ट करता है वायरस की ग्रोथ को बैक्टीरिया के अंदर। एंडोन्यूक्लियेज मतलब वो क्या करेगा? न्यूक्लिक एसिड को कट करेगा। एंडो मतलब बीच से कट कर सकता है, एंड्स पे कट नहीं करेगा। आगे देखिए, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हिंड 2। तो पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज था वो हिंड 2 था। हुज फंक्शनिंग डिपेंड ऑन स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इसकी फंक्शनिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? कोई पर्टिकुलर डीएनए का सीक्वेंस रहेगा उसी के ऊपर इसकी फंक्शनिंग डिपेंड करती है। वाज आइसोलेटेड एंड करेक्टराइज्ड 5 years लेटर। सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज था हिंड 2,
उसकी फंक्शनिंग एक स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करती है, उसको आइसोलेट किया गया। इट वाज फाउंड दैट HindII ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट पर्टिकुलर पॉइंट्स बाय रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। अब बात करते हैं कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो ऐसा नहीं है कि डीएनए में कहीं भी कट कर देंगे, कि आपने डाला और कहीं भी डीएनए को कट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, जो HindII जो है वो हमेशा डीएनए को कट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही। कौन सा पॉइंट है? वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है डीएनए के अंदर, और उस सीक्वेंस की लेंथ है 6 बेस पेयर, उसके अंदर टोटल 6 बेस पेयर हैं। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर HindII। एक और वर्ड आया है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अब देखिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है? वो डीएनए सीक्वेंस, वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जिसको रिकॉग्नाइज करके कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वहाँ पर कट करता है। मतलब अगर वो डीएनए सीक्वेंस वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं भी डीएनए को कट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसी डीएनए के ऊपर कट करता है जहाँ पर वो पर्टिकुलर सीक्वेंस प्रेजेंट है, और उस सीक्वेंस को हम कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसको रिकॉग्नाइज करके वो कट करेगा। और रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का अलग अलग होता है। हर एक जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो आइसोलेट हुए हैं, आज तक 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम आइसोलेट कर चुके हैं, उसके 900 के हर एक का रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस, मतलब वो कौन से डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा और फिर उसके बाद कट करेगा, वो अलग अलग है। Beside HindII, today we know more than 900 restriction enzymes. HindII के अलावा आज हमें 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का पता है। That we have been isolated over 230 strains of bacteria, जिसको हमने 230 बैक्टीरिया स्ट्रेन से आइसोलेट किया है। Each of which recognize different recognition sequence, हर एक का क्या है? डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। अब देखिए, अब जो नाम कैसे दिया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम द जीनस। जैसे कि ये आपका है EcoR1, तो इसके अंदर पहला जो ई लेटर है वो कहाँ से आया है? जो बैक्टीरिया का जीनस है। जैसे कि जो EcoR1 को हमने E. coli से आइसोलेट किया है, तो इसका पहला लेटर, जो जीनस का पहला लेटर E आ गया, तो E कर दिया। एंड द सेकेंड 2 लेटर्स कम फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। और जो सेकेंड जो 2 लेटर आएंगे, जैसे हमने किया हुआ ECOR1, तो ई तो कहाँ से आ गया? आपका जो जीनस है उसका पहला लेटर। और जो अगले जो 2 स्मॉल लेटर लिखे हुए हैं CO, वो कहाँ से आए? जो स्पीसीज है उस स्पीसीज के पहले 2 लेटर कर लिए। जैसे हमने Escherichia E. coli लिखा हुआ है, तो ई तो इसका आ गया जीनस का, और CO आ गया इसकी स्पीसीज का। अब देखिए R कहाँ से आया? एग्जाम्पल देखिए, EcoR1 कम्स फ्रॉम द Escherichia E. coli R113। इन EcoR1 द लेटर R, अब ये जो लेटर R जो है इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन। अब ये जो R है, जो कैपिटल R है, ये कहाँ से लिया गया है? कि भाई जो बैक्टीरिया का स्ट्रेन कौन सा है, पर्टिकुलर बैक्टीरिया का स्ट्रेन। और जो आगे नंबर दिखाया गया है 1, जैसे जो रोमन नंबर लिखा हुआ है, रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम्स इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कि एक स्ट्रेन से हमने 5 एंजाइम को आइसोलेट किया, तो वो जो किस सीक्वेंस में आइसोलेट किया गया, जैसे EcoR1, तो फिर ई कहाँ से आया? आपकी E. coli से। CO कहाँ से आया? वो Escherichia coli जो है वहाँ से आया CO। अब R कहाँ से आया? तो R आया आपके जो स्ट्रेन कौन सा है, उस बैक्टीरिया का स्ट्रेन कौन सा है। और ये नंबर कहाँ से आया? कि उस बैक्टीरिया के स्ट्रेन से कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट किए गए हैं उस सीक्वेंस से। जैसे ये जो R स्ट्रेन था, इससे सिर्फ एक ही एंजाइम को आइसोलेट किया गया, सबसे पहले जो किया उसको हमने कह दिया 1, तो EcoR1। ऐसे इसकी नेमिंग की जाती है, ये इसका कन्वेंशन है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स न्यूक्लियस। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये एक बड़ी क्लास एंजाइम्स की न्यूक्लियस उसी का एक पार्ट है। तो जो न्यूक्लियस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एज वेल एज एंडोन्यूक्लियस। तो नाम से ही पता लग रहा है, एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर की साइड, एंड्स के ऊपर, एंडो मतलब बीच में, अंदर। तो अगर कोई डीएनए को बीच से कट करता है तो उसको हम कह देंगे एंडोन्यूक्लियस। और कोई जो डीएनए उसको एंड्स पे कट करेगा, डीएनए के जो एंड होते हैं एंड्स के ऊपर कट करेगा, बाहर की साइड से कट करेगा, तो उसको हम कह देंगे एक्सोन्यूक्लियस। देखिए, एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए
जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है। न्यूक्लियोटाइड का रिमूव मतलब एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर दिया। आपको पता है डीएनए किससे बना हुआ है, तो न्यूक्लियोटाइड से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है हम कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड को ही तो हम रिमूव कर रहे हैं। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जो जुड़ा होता है आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। तो ये जो आपका न्यूक्लियस जो एंजाइम्स होते हैं, चाहे एक्सोन्यूक्लियस हो चाहे एंडोन्यूक्लियस हो, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देते हैं। तो एक्सोन्यूक्लियस एंड्स के ऊपर से रिमूव करता है और एंडोन्यूक्लियस मेक्स कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। कोई स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर डीएनए के अंदर से कट करता है। वो जो स्पेसिफिक पोजीशन को हमने कहा कि उसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस के आसपास वो कट करता है। आगे देखिए, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। अब मान लो कि हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डाल दिया किसी डीएनए के ऊपर, तो वो काम कैसे करता है, तो वो क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है, छानबीन करता है द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। जो पूरा डीएनए सीक्वेंस है उसकी छानबीन करता है उसके पूरे लेंथ के हिसाब से। Once it finds its specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the two strands of the double helix at specific position in their sugar phosphate backbones। एक बार उसे वो अपना स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल गया जहाँ पे वो कट करता है, उसके बाद वो डीएनए के ऊपर बाइंड हो जाएगा और जो दोनों स्ट्रैंड है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर कट करेगा। अब ये बात आती है कि वो जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है उसके ऊपर कहाँ से कट करेगा, तो अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग कट करते हैं। जैसे कि आपके नीचे ये जो फिगर 1.1 में दिखाया गया है, देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया गया है। जैसे EcoR1 कट द डीएनए बिटवीन G एंड A व्हेन द सीक्वेंस ऑफ GAATTC इज प्रेजेंट। तो हमने एग्जांपल पढ़ा था EcoR1। तो EcoR1 के रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, तो वो है उसका GAATTC। तो जहाँ भी इसको ये मिल जाएगा तो वहीं से ये कट करेगा। अब कट कहाँ करेगा, देखिए, तो एक तो ये कट करता है आपका जी के ऊपर, जैसे ये जो येलो वाला एरो दिखाया हुआ है, तो ये जी और ए के बीच में कट करेगा। और दूसरा उसी साइड, जैसे कि ये मान लो 5' से 3' है और ये 5' से 3' है, तो 5' के ऊपर जी और ए के बीच में यहाँ भी 5 से 3 ही हम इसको रीड करेंगे। देखिए, अगर हम 5 से और 3 इसको रीड करते हैं तो GAATTC, इसको भी हमने 5' से 3' ही रीड करना है, तो GAATTC। तो इस सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। मतलब जब एक ही ओरिएंटेशन में पढ़ा जाए तो उल्टा सीधा सेम हो। देखिए ऊपर लिखा हुआ पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस का, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करता है। देखिए आगे, अब ये जो आपका जो ये एंजाइम है EcoR1, ये जो येलो एरो दिखा हुआ है यहाँ से कट करेगा। तो देखिए कट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ से कट किया तो जी तो रह गया और बाकी वाला निकल गया। अब यहाँ से किया तो ये वाला पोर्शन निकल गया और सिर्फ ये वाला पोर्शन रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो ये क्या बन गया कि स्टिकी एंड, इसको हम कहते हैं स्टिकी एंड। अगर ये बीच से कट करता तो उसको हम कह देते ब्लंट एंड। अब ये कुछ ऐसे कट कर रहा है, देखिए, तो ये क्या होगा, स्टिकी एंड्स। ये जल्दी से, अब ये डीएनए लाइगेज जो आएगा ना, वो इन स्टिकी एंड्स को जल्दी ज्वाइन कर सकता है। और ऐसे ही यहाँ भी कट के, ये मान लो 2 डीएनए थे, ये वेक्टर डीएनए थे, फॉरेन डीएनए था। तो अब हमें फॉरेन डीएनए को वेक्टर के अंदर डालना है, तो हम क्या करेंगे, कट करेंगे ना। तो कट करेंगे तो क्या करेंगे, वेक्टर के अंदर भी वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, तो वेक्टर वाले ने इसको ऐसे कट कर दिया और यहाँ भी इसको ऐसे कट कर दिया। तो ये जो कट होने के बाद का फ्रेगमेंट तो चला गया, लेकिन बच क्या गया, ये बच गया और यहाँ बच गया ये। तो अब ये क्या करेगा, बिल्कुल इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये बाइंड कर जाएगा और ये आपस में बन गया ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जैसे जो ब्लैक वाला है ये है आपका फॉरेन डीएनए और ये जो वाइट वाला है ये आपका वेक्टर डीएनए। तो वेक्टर ने क्या किया, फॉरेन डीएनए के साथ आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर ली। अब ये जो स्टिकी एंड्स हैं, स्टिकी एंड्स से ज्वाइनिंग हुई है, तो स्टिकी एंड्स के ऊपर डीएनए लाइगेज जो है वो आराम से वर्क करता है। लेकिन अगर हम कहें कि भाई ऐसा कुछ होता और इन दोनों डीएनए को आपस में ज्वाइन करना पड़ता है, तो ये हम कहते हैं ब्लंट एंड। ब्लंट मतलब बूठा बोलते हैं इंग्लिश में। तो मतलब आगे से बिल्कुल, अब ये क्या है, आपका डीएनए लाइगेज जो है उसको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं होता ब्लंट एंड को आपस में ज्वाइन करना। इसीलिए क्या होता है, स्टिकी एंड्स बनते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जैसे EcoR1 का आपको एग्जांपल दिखाया हुआ है। EcoR1 की सबसे पहले आपसे पूछा जाए रिकॉग्निशन साइट कौन सी है, तो GAATTC। और वो कट कहाँ करता है, तो 5' to 3' स्टडी करेंगे तो G और A के बीच में, यहाँ भी 5 से 3 करेंगे तो G और A के बीच में, और इसी कारण यहाँ पे स्टिकी एंड्स बन जाते हैं।
तो ये है आपका। और एक चीज़ और याद रखनी, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करता है। देखिए नीचे आपको पैलिंड्रोमिक का अच्छे से क्लियर होगा। डू यू नो व्हाट आर पैलिंड्रोमिक्स, क्या आपको पता है कि पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं। दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये क्या होते हैं, कुछ ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जिसको आगे से या पीछे से पढ़ा जाए तो वो सेम पढ़े जाते हैं। जैसे कि आपका मलयालम जैसे सेम है आगे से पीछे, ऐसे ही आप देखते हैं कि हम नॉर्मली पढ़ते हैं डालडा, जैसे डालडा को आगे से पीछे से पढ़ते हैं डालडा ही होता है। और आपका जैसे एक नाम होता है सतीश, तो सतीश को भी आगे से पढ़े पीछे से पढ़े सेम बोला जाता है। As against a word palindromic where the same word is read in both directions, the palindromic DNA is a sequence of base pair. अब palindromic DNA sequence क्या होता है, देखिए definition: the sequence of base pair that read same on two strands when orientation ऑफ रीडिंग कैप्स इन। अब ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग क्या मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन मतलब अगर हम 5' to 3' पढ़ रहे हैं तो दूसरे को भी हमने 5' to 3' ही पढ़ना है। देखिए फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड द सेम ऑन टू स्ट्रैंड्स इन 5' to 3' डायरेक्शन। अगर हम 5 से 3 पढ़ते हैं तो देखिए GAATTC, और यहाँ से भी हमने 5 to 3 पढ़ना है तो GAATTC। तो ये क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि भाई जो आपका प्लाज्मिड वेक्टर है और जो आपके ब्लंट एंड और स्टिकी एंड्स के बारे में।